dear friends, how are you all? Hope you all are doing well. So today I am going to continue class 11 biology chapter number 10, that is cell cycle and cell division. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था और इंटरफेस के तीनों स्टेजेस को स्टडी किया था। कौन कौन से स्टेज थे इंटरफेस के? G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ये तीनों चीजें हमने पढ़ ली थी। अब सेल साइकिल में दो चीजें बचती हैं, एक बचता है M फेज और दूसरी चीज बचती है G0 फेज। अब ये G0 फेज क्या है तो देख लेते हैं। देखिए, द सेल विच आर नॉट टू डिवाइड फर्दर डू नॉट प्रोसीड बियॉन्ड द G1 फेज। देखिए, जिन सेल्स को आगे डिवाइड नहीं करना होता है, द सेल्स विच आर नॉट टू डिवाइड फर्दर, जिन सेल्स का डिवीजन एक बार हो गया उन्हें आगे डिवीजन नहीं करना है, तो क्या होता है? दे डू नॉट प्रोसीड बियॉन्ड द G1 फेज। तो वो सेल्स G1 फेज में एंटर नहीं करती हैं। वो सेल्स देखिए, M फेज में वो डिवाइड करेंगी, ठीक है, M फेज में उनका डिवीजन हुआ, लेकिन M फेज के बाद उन्हें साइकिल के अकॉर्डिंग G1 फेज में एंटर करना चाहिए। लेकिन ये सेल्स जिनको आगे डिवाइड नहीं करना होता है वो G1 फेज में एंटर नहीं करती हैं, वो डायरेक्टली किस फेज में चली जाती हैं? G0 फेज में चली जाती हैं। अब ये G0 फेज क्या है? एंड स्टार्ट अंडरगोइंग इनटू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल, और वो आगे चल के किसमें एक अलग तरह का ही सेल अपने आप में बनाने लगती हैं, स्पेसिफिक सेल। Such cells are said to be in quiescent stage. इस तरह की सेल्स को हम क्वीसेंट स्टेज में या फिर G0 फेज ऑफ सेल साइकिल में कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो सेल्स आगे डिवीजन नहीं करना चाहती हैं वो माइटोसिस के बाद, M फेज के बाद डायरेक्टली एक अलग तरह के स्टेज में एंटर कर जाती हैं, जिस स्टेज को हम G0 स्टेज या फिर क्वीसेंट स्टेज कहते हैं। देखिए, इस स्टेज की खासियत क्या है कि ये आगे डिवाइड नहीं होने देता है सेल को। जब सेल G1 फेज में एंटर ही नहीं करेगा तो वो बाकी की सेल साइकिल को भी नहीं फॉलो करेगा, वो G0 फेज से ही ये सेल इस सेल साइकिल के बाहर चला जाता है। इस स्टेज में आने के बाद सेल आगे डिवीजन नहीं कर सकता है, वो केवल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करेगा और आगे के सारे वर्क सेल्स करेगा, बट डिवाइड नहीं कर सकता है। तो ये है हमारा G0 फेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट इज क्वीसेंट स्टेज या फिर व्हाट इज G0 फेज ऑफ सेल साइकिल। तो G0 फेज क्या है कि जिन सेल्स को आगे फर्दर डिवाइड नहीं करना होता है वो सेल्स सेल साइकिल को M फेज के बाद एग्जिट करके G0 फेज में एंटर कर जाती हैं, और G0 फेज में एंटर करने के बाद वो एक अनस्टेबल स्टेट में चली जाती हैं, यानी कि उस ऐसे स्टेज में जहां पर वो डिवीजन नहीं कर सकती हैं, स्टेबल रहती हैं केवल, ठीक है। तो ये था हमारा G0 फेज या फिर क्वीसेंट स्टेज। अब हम क्या देखेंगे? लास्ट जो हमारा बचता है M फेज। अब हम सेल साइकिल के M फेज को डिस्कस करेंगे। चलिए, अब हम सेल साइकिल का सबसे मेन स्टेप जो M फेज है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। M फेज में सबसे पहले हम माइटोसिस के बारे में देखेंगे। देखिए, इस चैप्टर में हमें दो तरह के सेल डिविजन्स को पढ़ना है, पहला माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। तो सबसे पहले हम माइटोसिस को लेकर के अपना जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। माइटोसिस होता क्या है? देखिए, जो एक्चुअल सेल डिवीजन होता है सेल साइकिल में, एक्चुअल सेल डिवीजन किस पार्ट में होता है? इसी M फेज में होता है, यानी कि माइटोसिस से होता है। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्वेशनल डिवीजन। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, माइटोसिस के टाइम में क्या होता है, मान लीजिए एक पेरेंट सेल था, ठीक है, पेरेंट सेल। ये पेरेंट सेल जो है ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करेगा, दो डॉटर सेल्स में ये डिवाइड करेगा। जितने क्रोमोसोम ऑफ नंबर, यहाँ पर अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे तो इन दोनों ही डॉटर सेल्स के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। क्रोमोसोम्स के नंबर में ये कोई भी चेंज नहीं करता है, एज इट इज जैसा पेरेंट सेल बना है वैसा ही डॉटर सेल भी ये क्रिएट करता है। इसी वजह से माइटोसिस को हम क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। माइटोसिस का मेन फीचर क्या है कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों डॉटर सेल्स में होते हैं। माइटोसिस के अंदर पेरेंट सेल, वन पेरेंट सेल डिवाइड कितने में करता है? दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है। ये मेन डिवीजन ऑफ सेल होता है इस स्टेज में, ठीक है। अब देखिए, माइटोसिस 4 फेजेस में कंप्लीट होता है, लेकिन ये 4 फेजेस को भी हमने दो अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। देखिए, माइटोसिस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है? कैरियो जो वर्ड है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, क्या? न्यूक्लियस, ठीक।
और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि वो स्टेज जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस। जबकि साइटोकाइनेसिस क्या है, साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म से रिलेट कर रहा है और काइनेसिस का मतलब डिवीजन है। तो जिस स्टेज में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा उसे हम साइटोकाइनेसिस कहेंगे। तो माइटोसिस के हमारे दो स्टेजेस समझ में आए, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस जो न्यूक्लियस का डिवीजन है वो मेनली 4 स्टेजेस में होता है। कौन कौन से 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। 4 फेजेस कौन कौन से हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये फेजेस एक एक करके ये जो है वो सेल साइकिल में अकर होते हैं। सबसे पहले प्रोफेज होगा, देन मेटाफेज, देन एनाफेज एंड एट लास्ट टीलोफेज। और टीलोफेज के ही कंप्लीट होने के बाद से हमारा माइटोसिस का नेक्स्ट स्टेप होता है जो कि है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो एक एक करके हम ये सारे स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं माइटोसिस के। सबसे पहला फेज हमारा आता है प्रोफेज। देखिए प्रोफेज में क्या होगा, प्रोफेज सबसे फर्स्ट स्टेप है। प्रो का मतलब ही होता है प्रो यानी कि प्रिमिटिव, फर्स्ट स्टेज। ठीक है, प्रोफेज में सेल के साथ क्या होगा, तो सबसे पहले सेल जो है हमारा, ठीक है, अर्ली प्रोफेज में सेल के साथ क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर, ये इतनी चीजें डिसअपीयर हो जाती हैं। न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये चारों चीजें सेल से डिसअपीयर हो जाती हैं। ठीक, ये इतनी चीजें सेल से डिसअपीयर हो गई। तो अर्ली प्रोफेज कैसा हुआ हमारा, इनके डिसअपीयर होने के बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें सेल के अंदर दिखाई देता है अर्ली प्रोफेज का, यानी कि प्रोफेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब प्रोफेज स्टार्ट होता है, प्रोफेज का जब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, यानी कि न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर, इन सब के डिसअपीयर होने के बाद से सेल कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये हमारा प्रोफेज का फर्स्ट स्टेप हो गया कि इतनी चीजें सेल से क्या हुई, डिसअपीयर हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है वो क्या है, डीएनए का यानी कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स स्टार्ट। ठीक है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या हो, कंडेंसेशन का मतलब ये कि क्रोमोसोम्स थिक होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो आपस में कंडेंस यानी कि थिक होकर के एक फॉर्म बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन हो गया। तीसरी चीज क्या होगी कि जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल क्या होता है आप जानते हैं, एक तरह का सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो ये जो सेंट्रियोल है इट मूव्स टू ऑपोजिट पोल्स। ठीक है, सेंट्रियोल कहाँ मूव कर जाएगा, ऑपोजिट पोल्स पर मूव कर जाएगा। देखिए अब क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा सेल है, ठीक है, सारी चीजें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर, ये सारी चीजें डिसअपीयर हो चुकी हैं। तो सेल के अंदर ये जो क्रोमोसोम है, सबसे पहले क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स, आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स कंडेंस होना शुरू कर देंगे और उसके बाद से जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल्स पर मूव कर जाएगा, यानी कि अगर 2 सेंट्रियोल है तो दोनों अपोजिट पोल्स पर मूव कर जाएंगे। ये लेटर प्रोफेज का स्ट्रक्चर होगा कि क्रोमोसोम कंडेंस करेगा और सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पर मूव कर जाएंगे। ये 3 चीजें, 3 स्टेप्स क्या क्या मिले हमें प्रोफेज के, सबसे पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इतनी सारी चीजें डिसअपीयर हुई। उसके बाद से कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट, क्रोमोसोम कंडेंस करना शुरू कर देता है। और तीसरी चीज सेंट्रियोल मूव्स टू द अपोजिट पोल, सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल्स पर मूव करने लगते हैं। और एक और चीज, लास्ट स्टेप जो इसका बचता है वो ये है स्पिंडल फाइबर begins to release। अब ये स्पिंडल फाइबर क्या है, स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल से रिलीज होता है जो कि
सेल क्रोमोसोम्स के डिवीजन में हेल्प करता है। ये स्पिंडल फाइबर क्या है, ये स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल से रिलीज होता है और ये स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम्स को ब्रेक करने में, क्रोमोसोम्स को डिवाइड करने में हेल्प करता है। तो प्रोफेज का लास्ट स्टेप क्या बचता है हमारा कि स्पिंडल फाइबर बिगिन टू रिलीज। प्रोफेज सबसे अर्ली फेज है, इसमें 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले जो चीजें मैंने अभी आपको बताई, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर डिसअपीयर होगा, क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू होगा, फिर उसके बाद से सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पर मूव करेंगे और एट लास्ट स्पिंडल फाइबर रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये था हमारा प्रोफेज। प्रोफेज में क्या क्या चीजें होती हैं ये मैंने आपको बताया। अब हमारा नेक्स्ट फेज जो बचता है वो आता है हमारा मेटाफेज। ठीक है, 4 फेजेस हमने डिस्कवर किए थे, कौन कौन से थे देखिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज हमारा कंप्लीट हो गया, प्रोफेज जो था कंप्लीट हो गया। प्रोफेज के बाद क्या आएगा, मेटाफेज आएगा। तो किसको देखेंगे अब हम, मेटाफेज को। मेटाफेज में क्या चीजें होती हैं देख लीजिए। सबसे पहले तो प्रोफेज में क्या हो रहा था, क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हुआ था, तो कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स कंप्लीटली कंडेंस हो जाएंगे। ठीक, क्रोमोसोम्स कंप्लीटली कंडेंस हो गए, पहला स्टेप इसका पूरा हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा देखिए, क्रोमोसोम्स जो होते हैं, अगर आप स्ट्रक्चर याद करिए क्रोमोसोम का, तो वो बीच में एक 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़ने के लिए बीच में एक स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं देखिए, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। और ये सेंट्रोमियर जो है ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़े रखने में हेल्प करता है। इस सेंट्रोमियर के साथ एक स्ट्रक्चर, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसको क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर जो है ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में अपीयर हो जाता है। काइनेटोकोर सेंट्रोमियर कहें या फिर काइनेटोकोर जो है वो अपीयर हो जाता है। ठीक है, काइनेटोकोर अपीयर। ठीक, ये काम हो गया। जो स्पिंडल फाइबर रिलीज हो रहा था प्रोफेज में, स्पिंडल फाइबर जो रिलीज हो रहा था वो स्पिंडल फाइबर आकर के इस काइनेटोकोर से अटैच होगा। स्पिंडल फाइबर attaches to the काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से आकर के ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा। कैसे अटैच होगा देखिए, ये अर्ली मेटाफेज का स्ट्रक्चर है, ये हमारा जो सेंट्रियोल था, सेंट्रियोल। ठीक, और ये हमारे पास हमारे ये क्रोमोसोम्स आ गए। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स है हमारे, इनके बीच में ये हमारा काइनेटोकोर। ठीक है, काइनेटोकोर हो गया। ये काइनेटोकोर से जब जो स्पिंडल फाइबर इन सेंट्रियोल से रिलीज हो रहा था वो स्पिंडल फाइबर आकर के इनके काइनेटोकोर पर अटैच हो जाएगा। दोनों ही सेंट्रियोल से बिल्कुल काइनेटोकोर पर ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा। ये हो गया हमारा अर्ली मेटाफेज। ठीक, ये अब कहीं पर भी हो, ये तो मैंने एक लाइन में बना दिया, अगर ये क्रोमोसोम्स यहाँ पर भी होते तो भी ये स्पिंडल फाइबर दोनों से निकल करके यहाँ पर अटैच हो जाता। इसके बाद क्या होता है, अब मेन स्टेप आता है मेटाफेज का, वो क्या होता है, क्रोमोसोम्स arranges to equatorial plate। ठीक, इक्विटोरियल प्लेट क्या है, क्रोमोसोम्स एक इक्विटोरियल प्लेट, यानी कि अगर ये हमारा सेल है तो सभी क्रोमोसोम्स किस तरीके से आकर अटैच हो जाएंगे। मान लीजिए 2 क्रोमोसोम्स है, 3 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो तीनों एक लाइन में आकर के बिल्कुल मिड ऑफ द सेल में तीनों एक लाइन में आकर के अरेंज हो जाएंगे और इनके ऊपर जो स्पिंडल फाइबर है वो दोनों ही तरफ से अरेंज्ड होगा।
मेन स्टेप जो है मेटाफेज का वो यही है कि क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर से अटैच होने के बाद से एक इक्विटोरियल प्लेट में एक इक्विटोरियल सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं। तो यह था हमारा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या क्या चीजें हुई? सबसे पहले कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, कंडेंसेशन के बाद से काइनेटोकोर अपीयर हुआ, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़ता है, उसी को हम काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर क्या होता है? दो सिस्टर क्रोमैटिड को जोड़ने वाला डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर काइनेटोकोर कहलाता है। ये काइनेटोकोर अपीयर होगा, जो स्पिंडल फाइबर रिलीज हो रहा था प्रोफेज में, वो स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर से अरेंज होगा। और लास्ट स्टेप जो मेटाफेज का है वो ये है कि ये क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर से अटैच होने के बाद से एक इक्विटोरियल प्लेट में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा कंप्लीट मेटाफेज। दो फेजेस हमने स्टडी कर लिए सेल साइकिल के, कौन कौन से हैं? प्रोफेज और मेटाफेज। अब लास्ट जो थर्ड स्टेप जो हमारा बचता है वो क्या है? एनाफेज। क्या क्या चीजें हो गई? प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, अब बचा एनाफेज। एनाफेज को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एनाफेज जो है ये इसमें अब मेन डिवीजन होगा एनाफेज में। एनाफेज क्या होता है? एनाफेज मेटाफेज के बाद का स्टेप है। एनाफेज में जो ये क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स जो आप देख रहे हैं ये बीच से टूट जाते हैं। कैसे टूट जाएंगे? देखिए ये जो हमारा सेल था, सेल के अंदर ये क्रोमोसोम्स, ठीक, ये हमारे क्रोमोसोम्स थे हमारे। ये क्रोमोसोम्स बीच में काइनेटोकोर था और ये हमारा जो सेंट्रियोल था उससे स्पिंडल फाइबर निकल करके अटैच्ड था इनके ऊपर। ठीक, अटैच था। जब एनाफेज स्टार्ट होता है तो एनाफेज के स्टार्ट होते ही ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये बीच से टूट जाते हैं। इक्विटोरियल प्लेट में अरेंज थे और ये बीच से टूट जाते हैं। बीच से टूटने के बाद क्या होता है? ये जो क्रोमोसोम्स है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना करके ये ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं। ठीक है, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं अलग हो रहे हैं। क्या अलग हो रहा है? केवल नीचे से सेल क्रोमोसोम टूट रहा है और दोनों दो पोल्स पर मूव कर रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारा क्रोमोसोम था, ठीक है। क्रोमोसोम को जब हम बीच से कट करेंगे तो एक पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा, एक पार्ट नीचे की तरफ आएगा। बस यही वर्क हो रहा है। एनाफेज में क्या होता है? ये जो क्रोमोसोम है ये अपने काइनेटोकोर से, जहां पर स्पिंडल फाइबर अटैच था, वहां से ब्रेक करता है और एक एक दोनों अपोजिट पोल्स पर क्रोमोसोम्स मूव करने लगते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा? देखिए दो हमारे पास क्रोमोसोम्स, मान लीजिए 3 क्रोमोसोम्स थे अर्लियर पहले, और उसके बाद से डिवीजन के बाद सेल के अंदर कितने? 6 क्रोमोसोम्स हो गए। ये 6 क्रोमोसोम्स जो हैं 3 ऊपर की तरफ और 3 नीचे की तरफ दोनों पोल्स पर मूव कर जाता है। तो एनाफेज के 2 स्टेप कौन कौन से हैं? सबसे पहले ब्रेक डाउन ऑफ या फिर डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम द काइनेटोकोर। काइनेटोकोर जहां पर स्पिंडल फाइबर अटैच्ड था वहां से ये क्रोमोसोम ब्रेक करता है और दोनों ही अपोजिट पोल्स पर क्रोमोसोम्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। मूव करते हुए क्रोमोसोम्स का ग्रोथ होता है और वो कंप्लीटली ग्रो करके दोनों पोल्स पर मूव कर जाते हैं। ये था एनाफेज का वर्क। एनाफेज में जो है वो क्रोमोसोम्स का डिवीजन कंप्लीट होता है। क्रोमोसोम्स का डिवीजन कहाँ पर कंप्लीट होता है? एनाफेज में। ठीक, एनाफेज भी हमारा कंप्लीट हुआ। 3 फेजेस हमारे जो माइटोसिस के थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट फेज जो माइटोसिस का बचता है वो है टीलोफेज। कौन सा फेज बच रहा है? टीलोफेज। टीलोफेज में अब क्या होगा देखते हैं। जो चीजें प्रोफेज में हुई थी वो चीजें री अगेन टीलोफेज में होंगी, लेकिन जो चीजें वहां गायब हुई थी वो यहाँ रिकवर हो जाएंगी। ये वर्क टीलोफेज में होगा। देखिए टीलोफेज में क्या होगा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स ग्रो, ठीक है, क्रोमोसोम कंप्लीट ग्रोथ अपनी करते हैं। उसके बाद से they get converted into a mass. They get converted into a mass.
ठीक है, एक मास में कन्वर्ट होने लगते हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम्स अलग अलग थे वो एक साथ मिल जाते हैं। ये कैसे होता है? बाई डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स डीकंडेंस करते हैं, यानी कि जो कंडेंस होकर के वो एक इकट्ठा हुए थे जो क्रोमोसोम्स, वो फिर से डीकंडेंस कर जाते हैं और डीकंडेंस करने के बाद एक मास फॉर्म कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा सेल था, सेल के अंदर डीकंडेंसेशन के बाद से कुछ इस तरह का दोनों ही पोल्स पर, दो पोल्स पर मूव कर गए थे क्रोमोसोम्स, दोनों ही पोल्स पर एक मास की तरह से फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट स्टेप बचता है टीलोफेज का, वो क्या है? जो जो चीजें प्रोफेज में गायब हुई थी, यानी कि न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस और क्या चीज है? न्यूक्लियोलस, ईआर और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें रीअपीयर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? रीअपीयर। ठीक, ये जो भी चीजें प्रोफेज में डिसअपीयर हुई थी वो टीलोफेज में रीअपीयर हो जाएंगी। प्रोफेज में डीएनए कंडेंस होना शुरू हुआ था और टीलोफेज में आकर के डीएनए क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? डीकंडेंस हो जाएगा। ये सारा जो वर्क है ये किस में होगा? टीलोफेज में। क्या क्या होगा? क्रोमोसोम्स ग्रो करेंगे, उसके बाद से क्रोमोसोम्स का डीकंडेंसेशन होगा और वो एक मास में कन्वर्ट होकर के दोनों पोल्स पर रह जाएंगे एंड एट लास्ट जो भी चीजें डिसअपीयर हुई थी, यानी कि न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर, वो सब रीअपीयर हो जाएंगी। तो ये था हमारा टीलोफेज, यानी कि कैरियोकाइनेसिस के चारों स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए। कैरियोकाइनेसिस के चारों स्टेप कौन कौन से थे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। चारों स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। अब जो लास्ट हमारा वर्क बचता है माइटोसिस का, वो बचता है साइटोकाइनेसिस। जब सारा डिवीजन हो चुका है तो अब सेल को भी डिवाइड कर देते हैं। देखिए ये टीलोफेज तक कंप्लीट होने के बाद सेल कैसा हो गया है? अब इस पोल पर एक मास है, इस पोल पर एक मास है। ठीक, बच क्या रहा है? केवल इसमें प्रेजेंट जो सेल ऑर्गेनेल्स है, साइटोप्लाज्म है, उनको डिवाइड करके सेल को अलग कर दिया जाए। बस इतना काम बच रहा है हमारे पास। तो ये काम किस में होगा? साइटोकाइनेसिस में होगा। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोकाइनेसिस क्या है? साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब ही होता है साइटोप्लाज्म से रिलेट कर रहा है और काइनेसिस यानी कि डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। यहां पर क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। इसमें क्या क्या चीजें होंगी? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के अंदर जो इक्वल नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स दोनों ही पोल्स पर आ जाएंगे। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ, मान लीजिए अगर पूरे सेल में 4 माइटोकॉन्ड्रिया थी तो 2 माइटोकॉन्ड्रिया ऊपर चली जाएगी, 2 नीचे हो जाएगी। ये भी डबल होते हैं नंबर में। साइटोकाइनेसिस के टाइम में जो भी सेल ऑर्गेनेल सेल में प्रेजेंट है उनका भी नंबर डबल होता है, वो भी डिवाइड करके डबल हो जाते हैं। तो साइटोकाइनेसिस के टाइम में मान लीजिए 4 माइटोकॉन्ड्रिया थी सेल में तो 2 ऊपर की तरफ चली जाएगी, 2 नीचे की तरफ। ठीक इसी तरीके से इक्वल डिवीजन होता है सभी सेल ऑर्गेनेल्स का। जब सेल ऑर्गेनेल्स का कंप्लीट इक्वल डिवीजन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उसके बाद से ये हमारा सेल था, ठीक है, ये मास है उसका और आसपास जो भी सेल ऑर्गेनेल्स थे वो सारी चीजें। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद से सेल्स के बीच में एक प्लेट पड़ना स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए अगर ये प्लांट सेल है तो सेल वॉल की एक प्लेट क्रिएट होना शुरू हो जाती है और उस प्लेट के क्रिएट होने के बाद से 2 अलग अलग सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, 2 अलग अलग सेल्स जिनके पास अपना मास है, अपने अपने सेल ऑर्गेनेल्स हैं, 2 डॉटर सेल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये वर्क किस में हुआ? साइटोकाइनेसिस में हुआ कि जो कंप्लीट 2 डॉटर सेल बनने थे वो साइटोकाइनेसिस तक आते आते बन गए। ये 2 डॉटर सेल कहां से बने? एक सेल से ही डिवाइड होकर के ये 2 डॉटर सेल्स बने हैं। कैसे बने हैं वो पूरी साइकिल आपने देखी कि सबसे पहले मान लीजिए जो एक सेल था उसने G1 फेज क्रॉस किया, S फेज क्रॉस किया, डीएनए का रेप्लिकेशन किया, फिर G2 फेज में ग्रो किया वो, और ग्रो करने के बाद वो डिवीजन के लिए जब कंप्लीट तैयार हो गया
तो वो एम फेज में एंटर किया। एम फेज में आने के बाद प्रोफेज में उसने अपने डीएनए को कंडेंस किया, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर को डिसअपीयर किया और स्पिंडल फाइबर को रिलीज किया। फिर मेटाफेज में आकर के वो एक इक्विटोरियल प्लेट पर अरेंज हुआ जिसमें स्पिंडल फाइबर्स उससे अटैच हो गए। एनाफेज में क्या हुआ, एनाफेज में क्रोमोसोम्स का डिवीजन हो गया और दो अलग अलग पोल्स पर क्रोमोसोम्स मूव कर गए। टीलोफेज में क्रोमोसोम अगेन डीकंडेंस हुआ और एक मास फॉर्म हो गया दोनों पोल्स पर, ठीक है। तो जो कंप्लीट न्यूक्लियस का डिवीजन था वो इस फेज में, इन चारों फेजेस में कंप्लीट न्यूक्लियस का और क्रोमोसोम्स का डिवीजन हो जाता है। उसके बाद से सेल एंटर करता है साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस में उसके बीच में एक बाकी के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स का डिवीजन होता है और सेल के जो मेम्ब्रेन है या फिर सेल वॉल का डिवीजन होकर के दो अलग अलग सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो एक सेल ने ये पूरी साइकिल को फॉलो किया और अगेन साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद से उसने दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन किया। ये कंप्लीट प्रोसेस था माइटोसिस का। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उससे जरूर सॉल्व करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।